वेलकम टू द डिबेट। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो सीधे हमारी और आपकी थाली से जुड़ा है। मतलब हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां खाद्य सुरक्षा या कह लें कि हर पेट तक खाना पहुंचाने की जो जद्दोजहद थी वो अब खाद्य शुद्धता में बदल रही है। उस खाने के पोषण और उसके असली होने की गारंटी पर अब ज्यादा जोर है। बिल्कुल। आज की हमारी इस चर्चा का जो केंद्र है वो है हरित क्रांति 2.0 और कृषि क्षेत्र में आया ये नया स्मार्ट एफपीओ या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। तो आज हम गहराई से इस बात पर विचार करेंगे कि क्या तकनीक पर आधारित ये बदलाव भारतीय कृषि के लिए एक संपूर्ण समाधान है या फिर क्या ये केवल कुछ गिने चुने प्रीमियम बाजारों तक सिमटा हुआ एक ऐसा आदर्शवादी ढांचा है जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन जमीनी हकीकत में शायद मास स्केल पर काम न कर पाए। सही कहा। और ये पूरी चर्चा हम ऐसे ही हवा में नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे स्रोत दस्तावेज डे 5 द ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 में प्रस्तुत किए गए तथ्यों और विशेष रूप से ASFPCL शाजापुर के उस दिलचस्प केस स्टडी के आधार पर। देखिए, इस विषय पर मेरा नजरिया बहुत स्पष्ट है। मेरा मानना है कि स्मार्ट एफपीओ और डिजिटल पीओपी यानी प्रूफ ऑफ प्रैक्टिस का जो एकीकरण इस दस्तावेज में दिखाया गया है वो हरित क्रांति 1.0 की उन तमाम भयानक कमियों को दूर करने वाला एक अत्यंत प्रैक्टिकल और पारदर्शी कदम है। ये मॉडल एक छोटे किसान को सही मायने में सशक्त करके उसे लखपति बनाने की क्षमता रखता है। मैं आपकी इस बात का सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरा नजरिया इस पर थोड़ा अलग है। मैं मानती हूँ कि इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें तो ये नया मॉडल शानदार है, लेकिन जब हम इसके अर्थशास्त्र को देखते हैं ना, तो इसकी सफलता मुख्य रूप से प्रीमियम कीमतों और एक बहुत ही भारी डिजिटल निर्भरता पर टिकी हुई नजर आती है। और यही वो चीज है जो मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये मॉडल हरित क्रांति 1.0 की तरह जन जन के लिए एक बड़े पैमाने का समाधान बन पाएगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी चिंता को, लेकिन अगर हम इसे एक दूसरे नजरिए से देखें तो हमें पहले ये समझना होगा कि हम आखिर इस हरित क्रांति 2.0 की बात कर ही क्यों रहे हैं। बताइए। अगर हम स्रोत दस्तावेज के शुरुआती हिस्से को देखें तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ है कि हरित क्रांति 1.0 ने 1960 के दशक में देश से अकाल तो मिटाया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स कितने भयानक रहे। हमने उच्च उपज वाले बीजों और रसायनों पर इतना ज्यादा जोर दिया कि आज पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में हमारी मिट्टी लगभग बंजर होने की कगार पर है। हाँ, मिट्टी की गुणवत्ता तो गिरी है। सिर्फ मिट्टी नहीं, भूजल स्तर इतनी तेजी से गिरा है कि आने वाले कुछ सालों में खेती के लिए पानी ही नहीं बचेगा। और सबसे डरावनी बात, हमारे भोजन में रसायनों के अंश आने से कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियां घर घर पहुंच गई हैं। तो हमें 2.0 की जरूरत सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए है। देखिए, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। पर्यावरणीय नुकसान हुए हैं और दस्तावेज भी रसायनों के इस ओवरडोज का बहुत स्पष्ट जिक्र करता है, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि उसी पहली हरित क्रांति ने 1960 के दशक में एक ऐसे देश को भुखमरी से निकालकर आत्मनिर्भर बनाया था जो पूरी तरह से विदेशी अनाज पर निर्भर था। उन रसायनों ने और उन हाई यील्डिंग बीजों ने एक विशाल आबादी का पेट भरा था। आज जब हम इस नए स्मार्ट एफपीओ और हरित क्रांति 2.0 के मॉडल को देखते हैं तो ये बहुत ही निश या कहें विशिष्ट दायरे का लगता है। दस्तावेज में जो गीता कुशवाहा का 1 एकड़ मॉडल पेश किया गया है, जरा उसके अर्थशास्त्र को देखिए। वो मॉडल तब सफल होता हुआ दिखता है जब उस उपज को बाजार में 30 से 50% अधिक कीमत पर यानी एक प्रीमियम पर बेचा जाता है। ये दावा कि उच्च कीमत वाला ढांचा पूरे देश की खाद्य प्रणाली को बदल देगा, मुझे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया लगता है। क्या ये मॉडल 1.4 अरब की आबादी वाले भारत का पेट भरने के लिए एक व्यावहारिक मास मार्केट समाधान हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल लाजमी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम यहाँ तकनीक के उस लोकतंत्रीकरण को अनदेखा कर रहे हैं जो ये स्मार्ट एफपीओ लेकर आया है। देखिए, छोटे किसानों की सबसे बड़ी बाधा क्या होती है?
पूंजी। बिल्कुल, पैसा। हाँ, पैसा। पहले एक छोटा किसान न तो 5 लाख का ड्रोन खरीद सकता था और न ही अपनी मिट्टी की नमी मापने के लिए कोई महंगा सेंसर लगा सकता था। लेकिन ASFPC जैसा FPO यहाँ एक सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में काम कर रहा है। सिस्टम इंटीग्रेटर? इससे आपका क्या मतलब है जमीनी स्तर पर? मतलब ये कि इसे आप खेती के लिए ऊबर की तरह समझिए। FPO के पास ड्रोन है, तकनीक है और वो इसे शेयर्ड इकोनॉमी या शेयर्ड इकोनॉमी के तहत अपने किसानों को उपलब्ध कराता है। किसान को ड्रोन खरीदना नहीं है, उसे सिर्फ अपने 1 एकड़ के लिए उसकी सर्विस लेनी है। अच्छा। और जहां तक आपने प्रीमियम और भरोसे की बात की, तो यहाँ एंट्री होती है डिजिटल POP की। पुरानी व्यवस्था में क्या होता था, एक कागज पर ठप्पा लगा होता था कि ये ऑर्गेनिक है और हम भरोसा कर लेते थे। हाँ, और उसमें धोखाधड़ी भी बहुत होती थी। बिल्कुल, लेकिन अब डिजिटल POP इस पूरी कागजी सर्टिफिकेशन व्यवस्था को जड़ से बदल रहा है। पर ये काम कैसे करता है? मतलब क्या ये सिर्फ एक और तकनीकी शब्द नहीं है? बिल्कुल नहीं। कल्पना कीजिए आप किसी सुपरमार्केट में पालक खरीद रही हैं। उस पर एक QI कोड लगा है। आप अपना फोन निकालती हैं, उसे स्कैन करती हैं और आपको सीधे उस किसान के खेत की जियो टैग की गई तस्वीरें दिखती हैं। आपको सटीक टाइम स्टैम्प के साथ दिखता है कि किस दिन गीता कुशवाहा ने उस पालक पर नीमास्त्र या कोई जैविक खाद छिड़की थी। ये अंधविश्वास को पूरी तरह से डिजिटल और अकाट्य प्रमाण से बदल देता है। और जब इसी किसान को AI और सेंसर के जरिए WhatsApp पर अपनी स्थानीय भाषा में अलर्ट मिलता है कि आज खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई मत करो, तो सोचिए कितना पानी बच रहा है। ये सिर्फ खेती नहीं है, ये सीधे तौर पर एक छोटे किसान का तकनीकी सशक्तिकरण है। देखिए, ये सुनने में बहुत ही शानदार लगता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि पानी की बचत जरूरी है और ये सेंसर निश्चित रूप से इसमें मदद कर रहे हैं। QR कोड वाली बात भी उपभोक्ता के नजरिए से बहुत पारदर्शी है। हाँ, 1 एकड़ खेत का एक डिजिटल ट्विन या वर्चुअल मैप बनाता है। अब जरा सोचिए, ये सारी तकनीक, ये सारा डेटा, ये सेंसर, ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब किसका है? FPO का है। बिल्कुल, ये FPO के सर्वर पर है। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो एक सुविधा है ना। बुराई ये है कि आप इसे सशक्तिकरण कह रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ निर्भरता का स्वरूप बदलना नहीं है? हरित क्रांति 1.0 में हमने क्या देखा था? किसान अपने बीजों और खाद के लिए बहुराष्ट्रीय रसायन कंपनियों पर पूरी तरह निर्भर हो गया था। अब हरित क्रांति 2.0 में वो किसान पूरी तरह से एक केंद्रीयकृत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और FPO के डेटा सिस्टम पर निर्भर हो रहा है। अगर कल को उस सिस्टम का सर्वर डाउन हो जाए या डेटा तक किसान की पहुंच किसी कारण से सीमित कर दी जाए, तो वो क्या करेगा? आखिरकार नियंत्रण तो किसी और के हाथ में है ना? या हम वास्तव में उन्हें आजाद कर रहे हैं या उन्हें एक नई प्रकार की डिजिटल व्यवस्था का मोहताज बना रहे हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है और मैं समझ सकता हूँ कि डेटा कंट्रोल को लेकर चिंता क्यों होनी चाहिए। हालांकि मैं इसे बिल्कुल अलग ढंग से देखता हूँ। कैसे? किसान किसी बाहरी मुनाफाखोर बहुराष्ट्रीय कंपनी पर निर्भर नहीं हो रहा है, वो FPO पर निर्भर हो रहा है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्वयं किसानों का ही अपना समूह है। ASFPCL कोई सिलिकॉन वैली का कॉर्पोरेट नहीं है, ये शाजापुर के स्थानीय समुदाय का ही अपना ढांचा है। लेकिन ढांचा तो केंद्रीकृत ही है ना? केंद्रीकृत है, लेकिन मालिकाना हक समुदाय का है। खैर, इस पूरी बहस को हम उस केस स्टडी पर ले चलते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, गीता कुशवाहा का उदाहरण। ये कोई थ्योरी नहीं है। केस स्टडी की बात करते हैं। गीता के पास 5 एकड़ जमीन है। उन्होंने शुरुआत में सिर्फ 1 एकड़ में सामूहिक प्राकृतिक खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया और यहाँ सबसे बड़ा जादू हुआ। उनकी जो इनपुट लागत थी, यानी खेती का जो खर्च था, वो 0 हो गया। शून्य कैसे हो सकता है? कुछ तो खर्च आता ही होगा। यही तो इस मॉडल की खूबसूरती है। उन्होंने बाजार से यूरिया और महंगे रसायन खरीदना पूरी तरह बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर जीवामृत बनाना शुरू किया, जो गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़ और बेसन से बनता है। अच्छा, तो उन्होंने अपना खाद खुद बनाया? बिल्कुल। अब सोचिए, जब लागत ही 0 हो गई और फिर उस उपज को QR कोड आधारित डिजिटल प्रमाण के साथ बाजार में उतारा गया, तो नतीजा क्या निकला? उनके इस 1 एकड़ का मुनाफा उनके बाकी बचे 4 एकड़ जहां पारंपरिक रासायनिक खेती हो रही थी, उसके बराबर हो गया।
ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग नहीं है, ये भारत के लाखों किसानों को कर्ज के जाल से निकालकर लखपति दीदी बनाने का एक स्पष्ट और प्रामाणिक खाका है। जब किसान को कर्ज लेकर खाद खरीदनी ही नहीं है, तो असली आर्थिक आजादी तो उसे अब मिल रही है ना। गीता का ये 1 एकड़ का प्रयोग वाकई में प्रेरित करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और महिलाओं का इस तरह से आगे आना और जीवामृत तैयार करना एक बेहतरीन सामाजिक बदलाव है। लेकिन क्या आपने गीता कुशवाहा की इस आर्थिक सफलता के पीछे जो असल अर्थशास्त्र काम कर रहा है, उस पर गहराई से विचार किया है? आप किस अर्थशास्त्र की बात कर रही हैं? मैं उसी प्रीमियम की बात कर रही हूँ जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। स्रोत दस्तावेज स्पष्ट रूप से इस बात को रेखांकित करता है कि गीता का मुनाफा 4 एकड़ के बराबर इसलिए हुआ क्योंकि ASFPCL ने उनकी इस जैविक उपज को शहरी बाजार में 30 से 50% प्रीमियम दाम पर बेचा। हाँ, प्रीमियम मिला उन्हें। उपज को 2028 के उज्जैन सिंघस जैसे विशेष और विशाल आयोजनों के लिए सात्विक भोजन के रूप में रिजर्व किया जा रहा है। अब जरा इसे बड़े पैमाने पर, या जिसे हम स्केल कहते हैं, उस पर सोचिए। या कुपोषण? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। बिल्कुल, हम पेट भर रहे हैं लेकिन शरीर को पोषण नहीं मिल रहा। स्रोत के अनुसार हरित क्रांति 2.0 का एक बहुत बड़ा लक्ष्य मोटा अनाज यानी मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा उगाना है। ये फसलें चावल की तुलना में 70% कम पानी लेती हैं और इनमें आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। हाँ, मिलेट्स तो वैसे भी अब काफी प्रमोट किए जा रहे हैं। और आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा बनकर खड़ा है, ये मॉडल खेती को एक्सट्रैक्टिव यानी धरती से सिर्फ चूसने वाली व्यवस्था से निकालकर रीजनरेटिव यानी धरती को वापस पोषण लौटाने वाली व्यवस्था में बदल रहा है। देखिए, मैं इस बात का पूरा सम्मान करती हूँ कि मिलेट्स, मोटा अनाज और रीजेनरेटिव फार्मिंग का ये विचार बिल्कुल उत्कृष्ट है। पोषण हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य की बात नहीं, आज की एक डरावनी सच्चाई है। इसमें हमारी कोई असहमति नहीं है। तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? मेरी चिंता और मुझे लगता है कि एक बहुत ही वास्तविक चिंता है, ये है कि हम 1.4 अरब की आबादी वाला देश हैं।
इतने बड़े देश को खिलाने के लिए आपको मास प्रोडक्शन की जरूरत होती ही है। हाई यील्डिंग बीजों ने ही आखिरकार वो बम्पर पैदावार दी थी जिससे हमारे पास इतना बफर स्टॉक बना कि आज करोड़ों लोगों को राशन की दुकानों से सस्ता या मुफ्त अनाज मिल पा रहा है। लेकिन वो अनाज पोषण रहित है ना। मैं मानती हूँ, लेकिन अब हरित क्रांति 2.0 का ये पूरा फोकस सत्यापित शुद्धता या वेरीफाइड प्योरिटी पर आ गया है। मुझे ये डर सता रहा है कि क्या हम जाने अनजाने में एक दोहरी व्यवस्था, एक 2 टियर सिस्टम तो तैयार नहीं कर रहे हैं। 2 टियर सिस्टम कैसे? जरा सोचिए, एक ऐसा बाजार जहां शुद्ध, पौष्टिक, QR कोड वाला सर्टिफाइड भोजन केवल उन लोगों को मिलेगा जो सुपरमार्केट में 50% ऊंची कीमत चुका सकते हैं। दस्तावेज भी बार बार शहरी उपभोक्ताओं और उज्जैन सिंह जैसे विशिष्ट आयोजनों का ही जिक्र करता है। अगर ये मॉडल सिर्फ प्रीमियम ग्राहकों को हेल्थ प्रोवाइडर बनकर सेवा देने के बारे में है, तो भारत के उस विशाल आबादी का क्या होगा जो आज भी अपने रोजमर्रा के खाने के लिए सस्ते राशन पर निर्भर है? ये चिंता लाजमी है, बिल्कुल, क्योंकि अगर ये मॉडल मास स्केल पर काम नहीं किया तो गरीबों को शायद उसी पुराने रसायन युक्त कम पोषण वाले अनाज पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो क्या हम पोषण सुरक्षा के इस खूबसूरत नाम के पीछे एक बहुत बड़ी खाद्य असमानता या फूड इनइक्वालिटी की नींव तो नहीं रख रहे हैं? मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही निराशावादी नजरिया हो गया। अगर आप स्रोत दस्तावेज को और गहराई से देखें तो ASFPCL का विजन स्पष्ट रूप से अफोर्डेबल प्योरिटी यानी किफायती शुद्धता प्रदान करना है। उनका अंतिम लक्ष्य सिर्फ शहरी अमीरों को महंगा भोजन बेचना बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी के आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं ना। शुरुआत हमेशा एक प्रीमियम मार्केट से होती है क्योंकि वही शुरुआती लागत को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन जब ये 1 एकड़ का सामूहिक मॉडल गांव-गांव में काम करने लगेगा और जब लाखों महिलाएं खुद अपना जीवामृत बनाएंगी, तो उत्पादन की कुल लागत इतनी कम हो जाएगी कि अंततः वो शुद्ध भोजन बाजार में बहुत ही किफायती दामों पर उपलब्ध होने लगेगा। और रही बात डिजिटल POP की, तो मैं इसे कोई अमीरों की विलासिता नहीं मानता। ये आज के समय का एक बुनियादी ढांचा है जो व्यवस्था में वापस विश्वास बहाल कर रहा है। विश्वास बहाल करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से डिजिटल होना। हाँ, क्योंकि जब कोई आम उपभोक्ता भी वो QR कोड स्कैन करके देखता है कि फसल में कौन सा बायो इनपुट इस्तेमाल हुआ है, तो वो एक पारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा बनता है। और जहां तक आपने मास प्रोडक्शन और बफर स्टॉक की बात की, देखिए, भूजल के जिस खतरनाक स्तर पर आज हम पहुंच चुके हैं, वहां अब धान या गन्ने जैसी पानी सोखने वाली फसलें अंधाधुंध उगाना वैसे भी संभव नहीं रह गया है। ये बात तो है, पानी की कमी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे पास विकल्प ही क्या है? हमें रागी और ज्वार की ओर जाना ही होगा। और तकनीक जैसे वो मिट्टी की नमी मापने वाले सेंसर यही तो सुनिश्चित करते हैं कि कम पानी में भी उत्पादकता बनी रहे। गीता कुशवाहा सिर्फ एक आइसोलेटेड उदाहरण नहीं है। दस्तावेज के अनुसार वे 3000 लखपति दीदियों को तैयार करने के एक बहुत बड़े लक्ष्य की सिर्फ पहली कड़ी है। मैं गीता कुशवाहा की व्यक्तिगत मेहनत या महिला सशक्तिकरण के इस शानदार प्रयास को बिल्कुल भी कमतर नहीं आंक रही हूँ। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ इस पूरे सिस्टम की स्केलेबिलिटी यानी इसके विस्तार करने की क्षमता को लेकर है। आप अफोर्डेबल प्योरिटी की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी सोच है, लेकिन हमें उन आंकड़ों पर टिके रहना चाहिए जो स्रोत दस्तावेज हमें दे रहा है। दस्तावेज का खुद का आंकड़ा कहता है कि इस पायलट की सफलता का एक बड़ा मानक वो 30 से 50% प्रीमियम ही है। लेकिन क्या हम ये मान ले कि तकनीक इसे आगे चलकर आसान नहीं बनाएगी? तकनीक बनाएगी, लेकिन डिजिटल POP को ही ले लीजिए। ये मान लेना कि देश का हर छोटा किसान स्मार्टफोन, GPS और जियो टैगिंग के इस जटिल डिजिटल इकोसिस्टम के साथ रातों रात सहजता से जुड़ जाएगा, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। हाँ, FPO के माध्यम से उन्हें जोड़ा जा रहा है, जो कि एक अच्छा पुल है। हाँ, FPO उनका काम आसान कर रहा है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये एक केंद्रीकृत नियंत्रण प्रणाली भी तो स्थापित कर रहा है। हमने भरोसे की जो एक पुरानी मानवीय व्यवस्था थी, उसे डिजिटल सबूत में बदलने के लिए खुद को पूरी तरह से एक सर्वर पर निर्भर कर दिया है। तो क्या आप मानती हैं कि हरित क्रांति 1.0 ही बेहतर थी? बिल्कुल नहीं। मेरी चिंता ये है कि हरित क्रांति 1.0 की अपनी 1000 कमियां थीं। उसने पर्यावरण का जो नाश किया वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन उस मॉडल में एक खासियत थी,
वो स्केलेबल था। उसने बहुत तेजी से जन जन तक पहुंच बनाई थी और रातों रात देश को बदल दिया था। लेकिन हरित क्रांति 2.0 का ये जो स्मार्ट एफपीओ मॉडल है, ये अभी तक एक पायलट प्रोजेक्ट या एक लैब एक्सपेरिमेंट की तरह व्यवहार कर रहा है। ये बहुत ही अच्छे और नेक आदर्शों पर आधारित जरूर है, लेकिन एक देशव्यापी जमीनी हकीकत बनने और 1.4 अरब लोगों की व्यापक खाद्य सुरक्षा की गारंटी बनने से अभी भी काफी दूर है। चलिए, चर्चा के इस मुकाम पर हम अपने विचारों को समेटते हैं। मेरे नजरिए से निष्कर्ष ये है कि स्रोत दस्तावेज के जो भी तथ्य हमने आज देखे हैं, वे एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं। हरित क्रांति 1.0 का वो पुराना मॉडल अब किसी भी रूप में टिकाऊ नहीं है। हम रसायनों के सहारे और जमीन का पानी सोखकर अनिश्चित काल तक खेती नहीं कर सकते। ASFPCL जैसा स्मार्ट एफपीओ और ये डिजिटल पीओपी की तकनीक कोई हवाई बात या महज एक प्रयोग नहीं है। ये इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स का एक ऐसा बेहतरीन संगम है जो पहली बार छोटे किसानों के लिए शून्य लागत खेती और सम्मानजनक आय का एक प्रामाणिक रास्ता खोल रहा है। गीता कुशवाहा का उदाहरण पूरे देश के सामने यह साबित करता है कि जब आधुनिक तकनीक का सही उपयोग सामुदायिक भावना के साथ किया जाए तो एक छोटे से छोटा किसान भी कर्ज के जाल से निकलकर लखपति दीदी बन सकता है। ये महज खाद्य सुरक्षा नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तीनों की सुरक्षा का एक ठोस मॉडल है। और मेरी तरफ से निष्कर्ष के रूप में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बात में कोई दो राय नहीं है और हम दोनों इस पर पूरी तरह सहमत हैं कि हमें पर्यावरण संरक्षण और बेहतर पोषण के लिए एक नए कृषि मॉडल की सख्त और तुरंत जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन दस्तावेज में प्रस्तुत ये स्मार्ट एफपीओ और हरित क्रांति 2.0 का वर्तमान मॉडल आज की तारीख में एक उच्च तकनीक और प्रीमियम मूल्य आधारित व्यवस्था है। ये मॉडल विशिष्ट उपभोक्ताओं, महंगे शहरी बाजारों और उज्जैन सिंसद जैसे बड़े आयोजनों के लिए बहुत ही शानदार काम करता है। लेकिन जब बात पूरे देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की आती है और उस सस्ती मास प्रोडक्शन की जगह लेने की आती है जिस पर आज भी करोड़ों लोग निर्भर हैं, तो इस मॉडल को अभी अपनी क्षमता साबित करनी बाकी है। इसे अपनी इस विशिष्टता और प्रीमियम के सुरक्षित दायरे से बाहर निकलकर खुद को आम से आम आदमी के लिए एक सुलभ और किफायती समाधान के रूप में ढालना होगा। आपकी बातों में भी वजन है। इस पूरी चर्चा से ये स्पष्ट है कि दोनों ही दृष्टिकोणों में अपने अपने मजबूत तर्क हैं। हाँ, बिल्कुल। हरित क्रांति का ये नया चरण निश्चित रूप से तकनीक और प्रकृति के बीच एक संतुलन बनाने का अत्यंत आकर्षक और साहसी प्रयास है। पर इसकी वास्तविक परीक्षा आने वाले समय में इसके विस्तार या स्केलेबिलिटी में ही होगी। हम अपने सभी श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं कि वे इस महत्वपूर्ण मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और हमारी स्रोत सामग्री की गहराइयों पर स्वयं विचार करें और ये तय करें कि भारत की खेती का भविष्य किस दिशा में जाना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।